अब हम बात करेंगे मायस्थेनिक ग्रेविस के बारे में। मायस्थेनिक ग्रेविस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। तो ये आपका नर्व मेम्ब्रेन है और ये आपका मसल है, और ये इनका जो जंक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इनके जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो आपका नर्व मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये है वेसिकल। इस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है आपका एसिटाइलकोलिन का न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। इस वेसिकल से एक डॉकिंग प्रोटीन भी अटैच्ड है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोब्रेविन। वेसिकल से अटैच्ड डॉकिंग प्रोटीन जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोब्रेविन। और सिमिलरली एक डॉकिंग प्रोटीन है सिंटैक्सिन, जो कि आपके इस नर्व मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो सिंटैक्सिन और सिनेप्टोब्रेविन एक दूसरे से लॉक एंड की तरह मिलते हैं और इस वेसिकल को इस नर्व मेम्ब्रेन से फ्यूज करवाते हैं। जब भी ये वेसिकल इस नर्व मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा तो जो एसिटाइल कोलिन है ये आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो स्पेस होती है इस नर्व और मसल के बीच में, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है। जब आपका एसिटाइल कोलिन इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएगा तो आपके मसल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के जो दो अल्फा सब यूनिट्स है इनके ऊपर ये एसिटाइल कोलिन बैठेगा और इन दो अल्फा सब यूनिट्स को अलग करेगा। जब दो अल्फा सब यूनिट्स अलग होंगे तो एंट्री होगी आपके सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर सोडियम की। ये मसल सेल के अंदर जो सोडियम की एंट्री हुई ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज कर देगा आपके मसल सेल को। जब भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा मसल सेल तो जो डीप सीटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, जो डीप सीटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा वो फिर से सोडियम की एंट्री करवाएंगे आपके मसल सेल के अंदर। जब इतना सारा सोडियम एंटर करेगा आपके मसल सेल के अंदर, ओके, तो ये बेसिकली मायोफाइब्रिल को मजबूर कर देगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक चीज जो इसमें मैं बताना रह गया कि आपका जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है उसमें मैंने बताया था कि इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन बैठता है एट अल्फा सब यूनिट, और ये अल्फा सब यूनिट अलग होता है टू मेक द एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के बेसिकली 5 सब यूनिट्स होते हैं जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होता है, एक बीटा होता है, एक डेल्टा होता है और एक गैमा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके 2 अल्फा सब यूनिट होता है जिनके ऊपर आपका एसिटाइलकोलिन एक्चुअल में बैठता है। क्लैरिटी। फिर हम बात करते हैं कि इतने सारे रिसेप्टर्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मसल के अंदर, तो इन सब को टुगेदर रखने के लिए, साथ में रखने के लिए, टू कीप ऑल द रिसेप्टर्स टुगेदर इन द मसल, हमारे पास होते हैं क्लस्टरिंग प्रोटीन्स। जैसे कि एक क्लस्टरिंग प्रोटीन का नाम यहाँ पर दिया गया है जो एक्चुअल में एक एंजाइम है, दैट इज मसल स्पेसिफिक काइनेज। मस्क नाम से इसको एब्रेविएट किया जाता है। ये मसल स्पेसिफिक काइनेज जो है इट इज स्टिमुलेटेड बाय दिस टू प्रोटीन्स LRP4 एंड एग्रीन। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर का है ये मस्क है जो कि बेसिकली एक क्लस्टरिंग प्रोटीन है विच इज स्टिमुलेटेड बाय दिस LRP4 एंड एग्रीन। एक और चीज जो आपको एग्रीन के बारे में पता होनी चाहिए कि एग्रीन एक ऐसा प्रोटीन है जो इस मसल के अंदर भी दिख रहा है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर भी दिख रहा है और नर्व मेम्ब्रेन के अंदर भी दिखता है। तो एग्रीन तीनों जगहों पर मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि एसिटाइलकोलिन का दुश्मन एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ये मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है एसिटाइलकोलिन का जो बच जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। क्लैरिटी। अगर आपको इस नॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझ गया होगा तो फिर हम बात करते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है और ये एंटीबॉडीज बेसिकली क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को एक तो ब्रेक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर उसके एक्शन को ब्लॉक कर सकती है, या फिर उसको मसल के अंदर डाल सकती है। मतलब एंडोसाइटोसिस करवा सकती है आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर का। ये 3 काम कर सकते हैं आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के एंटीबॉडीज। ठीक है। और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के जो एंटीबॉडीज होते हैं ये तीनों काम डिस्ट्रॉय करने का, ब्लॉक करने का और एंडोसाइटोसिस का ये करवाते हैं बाय द मिड कॉम्प्लीमेंट। ये मीडिएट किससे करवाते हैं? बाय द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली ये जो आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है ये IgG टाइप की होती है। IgG टाइप की एंटीबॉडीज होने का मतलब क्या है कि ये आपके बॉडी के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके अंदर क्या डिफरेंस आने वाला है। ये नॉर्मल पेशेंट है। नॉर्मल पेशेंट के आपके मसल के अंदर आपको ये साइनेप्टिक फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो साइनेप्टिक फोल्ड्स होते हैं उनकी फ्लैटनिंग हो जाती है। तो पहला जो चेंज आपको दिखाने को मिलेगा दैट इज फ्लैटनिंग ऑफ द साइनेप्टिक फोल्ड्स। साइनेप्टिक फोल्ड्स की फ्लैटनिंग होने के कारण ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज क्या कर जाती है? इंक्रीज साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइज आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। और तीसरा, जब आपका एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम करेगी तो मेनी ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है काम करना बंद कर देंगे, और जो एक दो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर आपके बच जाएंगे उनको बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा। उनको क्या होगा? बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा जिससे वो भी काम करना बंद कर देंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारा एसिटाइलकोलिन आपके इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएगा और इस एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज भी आएगा।
जो इस बहुत सारे एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड तो कर ही देगा, जिसके कारण आपके एसिटाइलकोलिन के लेवल जो है वो कम हो जाएंगे इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये एंटीबॉडी जो आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट में बन रही थी, ये आ कहां से रही थी? ये आ रही थी आपके थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट मायोइड सेल, और ये मायोइड सेल आपके एंटीजेनिकली सिमिलर होता है टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जिसके कारण जो एंटीबॉडीज आपके थाइमस ग्लैंड ने मायोइड सेल के लिए बनाई थी वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को भी अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन जो नॉर्मल थाइमस ग्लैंड होती है, जो नॉर्मल थाइमस ग्लैंड होती है, वो ऐसी एंटीबॉडीज नहीं बनाती जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट पे काम करे। जब आपके पास आपके बॉडी में थाइमिक एबनॉर्मलिटीज होगी, तभी जाके ऐसे एंटीबॉडीज का सिक्रेशन होगा जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में काम करेगी। थाइमिक एबनॉर्मलिटीज आपके 75% ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें से 65% ऑफ टाइम्स हाइपरप्लेजिया हो जाता है आपके थाइमस ग्लैंड का, जिसके कारण आपकी थाइमस ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है, लेकिन साइज इसका नॉर्मल होता है, इसलिए हम इसको थाइमस हाइपरप्लेजिया बोला, ना कि थाइमस हाइपरट्रॉफी। फिर हम बात करते हैं कि 10% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर आपको थाइमोमा भी देखने को मिलेगा। थाइमोमा एक बेसिकली ट्यूमर है, और ये ज्यादा रिस्की कंडीशन है एज कंपेयर टू माइस्थेनिया ग्रेविस। मतलब आपका माइस्थेनिया ग्रेविस हो जरूर थाइमोमा के कारण हो रहा है, लेकिन थाइमोमा खुद में ही एक ज्यादा रिस्की कंडीशन है एज कंपेयर टू माइस्थेनिया ग्रेविस, इसलिए ये फेटल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि थाइमोमा बेसिकली ट्यूमर है आपके थाइमस ग्लैंड का, जो कि प्रेजेंट होता है सुपेरियर मीडियस्टिनम के अंदर, और ये सुपेरियर मीडियस्टिनम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया और आपका आर्च ऑफ एओर्टा, जिनको कंप्रेस कर सकता है, और लोकल कंप्रेसिव सिम्टम्स आपके थाइमोमा प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली थाइमोमा एसोसिएटेड होता है बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ, जैसे कि पर्निशियस एनीमिया, रेड सेल अप्लेजिया, रिड्यूस्ड ग्लोबुलिन लेवल्स एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक डर्मेटोसाइटिस, जिसके अंदर मसल वीकनेस के साथ साथ आपको कोई स्किन लीजन भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं, जैसे आपको ये समझ में आ गया कि थाइमोमा जो है ये खुद में ही एक फेटल कंडीशन है, जो कि लोकल कंप्रेसिव सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है। इसीलिए हर माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर आपको चेस्ट की इमेजिंग करना जरूरी है, सीटी और एमआरआई, ताकि हम रूल आउट कर सके थाइमोमा के डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए। फिर सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 3 to 7% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिलता है। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म को रूल आउट करने के लिए आप जो है हर माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर जो है टीएसएच लेवल्स भी करवाते हो। रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो आप करवाते हो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, वो तो आप करवाओगे ही करवाओगे, पर साथ में हर पेशेंट के अंदर जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, आप जो है चेस्ट इमेजिंग एंड टीएसएच लेवल्स जो है करवाते हो। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर पहला क्लिनिकल फीचर क्यों आता है वो समझते हैं। क्लिनिकल फीचर आता है ड्यू टू इजी फटीग। इजी फटीग क्यों होता है वो भी समझाता है। आपको पता है, मान लीजिए ये केस, मान लीजिए ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर 3 एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स थे, जिसमें से 2 ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ने इन पे अटैक कर दिया। अब एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बचा हुआ है जिनको तीनों रिसेप्टर्स का काम करना है। तो इनिशियली तो उस एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर का जो जोश रहेगा वो हाई रहेगा, तो इनिशियली तो वो काम कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका वर्कलोड बढ़ते जाएगा उसमें फटीग डेवलप हो जाएगा। उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? उसमें फटीग डेवलप हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं इजी फटीग। जो वीकनेस होती है वो मसल्स में आ जाती है, क्योंकि आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, और जो काम कर रहे हैं वो डिसेंसिटाइज हो जा रहे हैं ड्यू टू हैवी वर्कलोड। इसे हम कहते हैं वीकनेस। इसके कारण आती है वीकनेस, और ये वीकनेस इंक्रीज करती है एक्सर्शन पे और डिक्रीज करती है रेस्ट या फिर स्लीप पे। ठीक है, इजी फटीग, ये वीकनेस जो आपको देखने को मिलेगी बेसिकली, ये आपको प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी, और ये एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट करेगी मसल्स का। वीकनेस प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स में ज्यादा देखने को मिलेगी और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा मसल्स का। फिर हम बात करते हैं कि फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मसल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, वो होती है ऑक्यूलर मसल्स, जो कि इन्वॉल्व होने के कारण आपको टोसिस एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिल सकता है। लेकिन प्यूपिल का जो साइज होता है, प्यूपिल का जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर। रीजन काफी सिंपल है, प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए आपका एएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है मिड्रियासिस और मायोसिस के लिए, और एएनएस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट। ठीक है, ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए आपको पीक साइन देखने को मिलता है इन केस ऑफ द पेशेंट्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। आप कैसे चेक कर सकते हैं इस पीक साइन को? आप पेशेंट को बोलो कि आप बहुत टाइम तक जो है आईलिड्स को क्लोज करके रखो, ऐसे जबरदस्ती क्लोज करके रखो आईलिड्स को। आप पेशेंट को ये बोलोगे, जब पेशेंट बहुत टाइम तक ये आईलिड्स को क्लोज करके रखेगा ना, तो अचानक से अपने आप क्या होगा, अपने आप ये हो जाएगा कि अचानक से अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप जो है उस बंदे की आंख खुल जाएगी। वो सस्टेन क्लोजर ऑफ आईलिड्स नहीं कर पाएगा और टोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब आपने आंखों को यूज किया तो इतना ज्यादा सस्टेन क्लोजर के कारण वहां की मसल्स वीक पड़ गई ड्यू टू एक्सर्शन। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू मेंटेन सस्टेन क्लोजर ऑफ आईलिड्स इज कॉल्ड एज पीक साइन,
जो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ दी माइस्थेनिया ग्रेविस। जो दूसरा क्लिनिकल फीचर अगर आपको फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है तो वो होता है वर्टिकल स्माइल। वर्टिकल स्माइल को हम स्नार्लिंग अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं, ऐसे आपको वर्टिकल साइन आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा एक और जो चीज देखने को मिल सकती है दैट इज मशी वॉइस अलॉन्ग विथ नेजल टिम्बर। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है, मशी वॉइस प्लस नेजल टिम्बर, ड्यू टू वीक मसल्स ऑफ टंग। क्योंकि टंग की मसल्स वीक हो जाती है इसीलिए आपकी जो वॉइस होती है वो मशी होती है और आप नाक से बोलने का प्रयास करते हो। फिर हम बात करते हैं कि स्केलेटल मसल्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होता है जो कि जॉइंट के करीब होता है, और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है मसल्स की। एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब क्या है कि पता नहीं कि कौन सी, ऐसे सिमेट्रिकली इन्वॉल्व नहीं होती मसल्स। फिर हम बात करते हैं जो प्रिपोंडरेंस होता है फीमेल्स के अंदर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, और फीमेल्स का जो ऑनसेट होता है वो 20-30 की पॉपुलेशन में होता है, और मेल्स का जो ऑनसेट होता है इस डिसीज का वो 50 to 60 की एज में होता है। क्या चीजें नॉर्मल रहती है इन केस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट? तो ये 5 चीजें बेसिकली नॉर्मल होती है। इसमें से अगर सबसे पहले देखें तो ब्लैडर एंड प्यूपिल्स ये नॉर्मल रहेंगे इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। रीजन क्या है? दोनों को कंट्रोल आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कुछ अफेक्ट नहीं होता इन केस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। फिर हम बात करते हैं कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल होता है, सेंसरी फंक्शन भी आपका नॉर्मल होता है और कॉग्निशन भी नॉर्मल होता है इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। इस सवाल को सॉल्व करिए। Which cranial nerve is least likely to be involved in myasthenia gravis? आपका ऑप्शन दिया गया है 9, 10 cranial nerves बेसिकली। तो आपको पता है 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व जो है इनका मोटर फंक्शन होता है, और मोटर फंक्शन वीकनेस वाला फंक्शन, मसल वाला फंक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। लेकिन 9th क्रेनियल नर्व ये प्योर सेंसरी नर्व है जिसका काम होता है टू ब्रिंग द सेंसेशन फ्रॉम द फेरिंक्स एंड ब्रिंग टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। इसीलिए ये लीस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगी, क्योंकि सेंसरी फंक्शन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर नॉर्मल होता है। फिर हम बात करते हैं उन इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो हम कर सकते हैं इन केस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम बात करते हैं दैट इज एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 2 मिलीग्राम आईवी एड्रोफोनियम देते हैं पेशेंट को। जब हम ये देंगे तो अगर मसल वीकनेस इंप्रूव कर गई तो डायग्नोसिस बन जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस का। अगर मसल वीकनेस अनचेंज रही तो हम देंगे 8 मिलीग्राम आईवी एड्रोफोनियम। इसके बाद अगर वीकनेस इंप्रूव कर गई तो हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस का। लेकिन इसके बाद भी अगर वीकनेस अनचेंज रही, मतलब इंप्रूव नहीं करी, तो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस जो है रूल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एड्रोफोनियम का बेसिकली क्या है ना, एड्रोफोनियम है क्या? एड्रोफोनियम एक बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है जो कि आपके एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को इंक्रीज करेगा और मसल के वीकनेस को इंप्रूव करेगा। ये फास्टर एक्टिंग होता है और शॉर्टर एक्टिंग होता है, और चूंकि ये फास्टर एंड शॉर्टर एक्टिंग है इसीलिए हम इसको एड्रोफोनियम टेस्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना, आप मुझे ये पूछोगे कि पहले हमने 2 मिलीग्राम आईवी एड्रोफोनियम दिया और फिर हमने 8 मिलीग्राम आईवी एड्रोफोनियम दिया। ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम साथ में 10 मिलीग्राम का पूरा आईवी एड्रोफोनियम एक ही साथ दे दें और फिर हम चेक कर ले कि वीकनेस इंप्रूव होती है या नहीं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका एड्रोफोनियम जो है फास्टर एक्टिंग ड्रग है। जैसे ही हम 10 मिलीग्राम आईवी एट्रोफोनियम देंगे अचानक से आपके एसिटाइलकोलिन लेवल जो है बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसके कारण कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। और इस कोलिनर्जिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा आप जो है एट्रोमिन इस ड्रग को जो है स्टैंड बाय पे रखते हो इन केस ऑफ एड्रोफोनियम टेस्ट। जब भी आप एड्रोफोनियम टेस्ट करोगे स्टैंड बाय पे आप एट्रोपिन के ड्रग को रखोगे ताकि अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर हम बात करते हैं आइस पैक टेस्ट के बारे में। यह बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, यह बेड साइड टेस्ट भी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको आइस पैक को अप्लाई करना होता है एट दी आईलिड्स जिसमें टोसिस दिख रहा है फॉर 2 मिनट्स। जब आप अप्लाई करोगे आइस पैक को आईलिड्स के ऊपर 2 मिनट के लिए तो टोसिस जो है वो इंप्रूव कर जाएगा। अगर टोसिस इंप्रूव कर जाता है तो आपका डायग्नोसिस माइस्थेनिया ग्रेविस का बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो टोसिस आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। आपने 2 मिनट के लिए आइस पैक अप्लाई किया और ये टोसिस आपका इंप्रूव कर गया तो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस बन जाता है। आइस पैक करता क्या है? आइस पैक बेसिकली कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। ये कोल्ड एनवायरनमेंट आपका इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन जो हम कर सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर, वो होता है एंटीबॉडी टेस्टिंग। कौन कौन से हम एंटीबॉडी को टेस्ट कर सकते हैं? पहला है आपका एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज। ये मोस्ट स्पेसिफिक होती है। मोस्ट स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि ये एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ आपको माइस्थेनिया ग्रेविस इस डिसीज के अंदर देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है 85% ऑफ द जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर एंड 50% ऑफ द ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये एंटीबॉडीज आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं तो ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली वो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई मसल्स आपकी वीक होती है फॉर 2 to 3 ईयर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस बोलेंगे। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि दूसरी एंटीबॉडी जो आपको मिल सकती है वो होती है मस्क एंटीबॉडीज। मस्क एंटीबॉडीज के कारण बेसिकली क्लस्टरिंग प्रोटीन जो होगा, क्लस्टरिंग जो है वो कम हो जाएगी, और ये मस्क एंटीबॉडीज आपको 10% माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर देखने को मिलता है, और बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हमेशा आपको मस्क एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। बल्बर माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब ऐसा माइस्थेनिया ग्रेविस जिसके अंदर आपको डिस्फेजिया एंड डिसार्थ्रिया ये दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर LRP4 एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट 1 to 4% पॉपुलेशन के अंदर। स्ट्राइशनल एंटीबॉडीज जिसमें आती है एंटीटाइटिन एंड एंटीराइनोडिन, ये भी आपका डायग्नोसिस बना सकती है माइस्थेनिया ग्रेविस का। फिर हम बात करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एड्रोफोनियम विच ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेज टेस्ट। तो यहाँ पर इन चारों में से एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर कौन सा है? ये है आपका नियोस्टिग्मिन ही अकेला है। बाकी एट्रोपिन तो खुद कोलिनर्जिक क्राइसिस एसीएच, एट्रोपिन जो है एसीएच को कम करने का काम करता है, तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर आप जो है एट्रोपिन देते हो, और नियोस्टिग्मिन को हम दे सकते हैं एड्रोफोनियम की जगह पर। फिर हम बात करते हैं तो चौथे इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो हम करते हैं, दैट इज योर रैपिड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। रैपिड नर्व स्टिमुलेशन के टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नर्व को स्टिमुलेट करते हैं रैपिडली एंड रिपीटेटिवली। जब रैपिडली और रिपीटेटिवली हम नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है वो समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और आपके जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, और मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जब आप रैपिडली नर्व को वापस वापस स्टिमुलेट करते रहोगे तो जो एक्शन पोटेंशियल वापस वापस जनरेट होगा ना, वो हमेशा सेम रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं अच्छे से, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो हमेशा सेम होगा। लेकिन इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में इनिशियली तो आपका नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, लेकिन एक ही रिसेप्टर जो काम कर रहा था आपका, अब वो बर्डन हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा वर्कलोड के कारण, जिसके कारण बाद के जो आपके एक्शन पोटेंशियल होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे एम्पलीट्यूड के अर्थ। तो होता क्या, आपको डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है रैपिड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट के अंदर इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। और ये जो डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है इसमें हर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है बाय 10% और मोर। ओके, और यहां पर आप याद रखें कि जो एक्शन पोटेंशियल आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये पूरे मसल का एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। जो दूसरा आपका एक और टेस्ट है जिसे हम कहते हैं सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट। सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे ये मोर इन्वेजिव टेस्ट है, ज्यादा इन्वेजिव टेस्ट है, और यहां पर हम हर एक मसल फाइबर का अलग से एक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक मसल फाइबर का अलग से एक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जिसके कारण ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट बन जाता है। जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 मसल फाइबर्स है, आप इन चारों मसल फाइबर का जो है अलग अलग से एक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अगर ये एक्शन पोटेंशियल आपका इक्वल और नॉर्मल निकल जाता है तो पेशेंट नॉर्मल है, उसके अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। लेकिन अगर इस एक्शन पोटेंशियल के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, अगर ये आपका हर मसल फाइबर का जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वो अगर अनइक्वल मिलता है, तो इसका मतलब है कि हाई जिटर प्रेजेंट है उस पेशेंट के अंदर। क्या प्रेजेंट है? हाई जिटर प्रेजेंट है इन केस ऑफ दी दिस टेस्ट। तो हाई जिटर इन दी सिंगल फाइबर EMG इज द डायग्नोसिस फॉर दी, मेक्स द डायग्नोसिस फॉर दी माइस्थेनिया ग्रेविस। ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट भी है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल सस्पेंशन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट कैरी आउट करें, जिसे हम कहते हैं आइस पैक टेस्ट। आइस पैक टेस्ट के बाद आपको जो है हम हमेशा कंफर्मेटरी टेस्ट करानी है, दैट इज बेसिकली एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के एंटीबॉडीज को आपको चेक करना है। अगर आपको एंटीबॉडीज मिल गई तो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस बन गया। लेकिन अगर आपको ये एंटीबॉडीज नहीं मिलती है तो आप मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कराओगे, दैट इज SFEMG। अगर आपको जिटर मिल जाता है तो फिर आपका माइस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस बन जाता है, और आपको अगर जिटर नहीं मिलता तो माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। तो लास्ट में आप जो है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट करा रहे हो, दैट इज SFEMG। फिर हम बात करते हैं इट इज बेस्ट टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन फॉर एविडेंस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो जो मसल ग्रुप आपका सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर उसी को हम टेस्ट करेंगे। तो हम प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप को टेस्ट करते हैं इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स को यूज करते हैं। एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स के अंदर सबसे मेन आपका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है आपका पायरोडोस्टिग्मिन, जो कि ओरली दिया जाता है, जिसका डोज होता है 30 to 60 मिलीग्राम 2 to 3 टाइम्स पर डे। इसका ऑनसेट जो है एक्शन का वो आता है 15 से 30 मिनट के अंदर, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है 3 से 4 घंटा। ठीक है, आप पूछोगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ पायरोडोस्टिग्मिन हम यूज कर सकते हैं, नियोस्टिग्मिन नहीं यूज कर सकते क्या? जी हाँ, अगर आपको नियोस्टिग्मिन यूज करना है तो नियोस्टिग्मिन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आपका पायरोडोस्टिग्मिन है। ऐसा क्यों बताता है? देखो नियोस्टिग्मिन के साथ एक दो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। नियोस्टिग्मिन ज्यादा पावरफुल ड्रग है, ये ज्यादा आपके एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को जो है ज्यादा इनहिबिट कर देगा,
ज्यादा इनहिबिट करने के कारण क्या होगा, ज्यादा एसिटाइलकोलिन आपका बढ़ जाएगा, विच कैन रिजल्ट इन कोलिनर्जिक क्राइसिस। और आपका नियोस्टिग्मिन जो है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ओरल फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होता। इन प्रॉब्लम्स के कारण आप जो है नियोस्टिग्मिन को ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मानते हो, आप जो है पायरिडोस्टिग्मिन को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हो, लेकिन यूज करने को आप नियोस्टिग्मिन भी कर सकते हो। कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इमिटेटर जो आप यूज नहीं कर सकते हो, वो है आपका फिजोस्टिग्मिन। फिजोस्टिग्मिन को आप यूज ही नहीं कर सकते। रीजन बहुत सिंपल है कि ये सेंट्रली एक्टिंग होता है, तो आपको सेंट्रल एक्शन को तो इनहिबिट करना नहीं है, तो इसलिए फिजोस्टिग्मिन को आप कभी यूज नहीं कर सकते इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। फिर जो दूसरा आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है आपका थायमेक्टोमी। देखो थायमेक्टोमी जो है ये बेसिकली 85% पेशेंट्स को सिम्टम रेमिशन करा देता है, मतलब 85% पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स को जो गायब करा देता है, सिम्टम फ्री बना देता है 85% पेशेंट को। तो वही 35% पेशेंट को ये ड्रग फ्री भी बना देता है, मतलब 35% पेशेंट्स ऐसे है जिनके सिम्टम्स भी चले जाता है और ड्रग्स से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। तो वही 85% पेशेंट का जो है सिम्टम्स भी चले जाता है। इसीलिए थायमेक्टोमी को हम रेकमेंड करते हैं इन ऑल द पेशेंट्स इन स्पाइट ऑफ द मेडिकल कंट्रोल। अब ऑल पेशेंट्स तो हमने बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिनके अंदर हम क्या करेंगे, थायमेक्टोमी नहीं करेंगे। मैं बताता हूं आपको कि वो कौन सी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जिनके अंदर आपको थायमेक्टोमी नहीं करनी, लेकिन याद रखें इट इज रिकमेंडेड इन ऑल माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इन स्पाइट ऑफ मेडिकल कंट्रोल। और ये आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए जिसमें आप जो है बेसिकली कर लोगे। फिर अगर ये तीनों पॉसिबल, अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती है तो आप थायमेक्टोमी कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ मेडिकल कंट्रोल। क्या पेशेंट की एज 15 से 55 के अंदर होनी चाहिए, उसको जनरलाइज माइस्थेनिया ग्रेविस होना चाहिए, ना कि ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस, और मस्क एंटीबॉडीज एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है। मोस्ट यूजफुल कब होता है आपका थायमेक्टोमी, मोस्ट यूजफुल उस केस में होता है जिसमें थाइमोमा है, क्योंकि थाइमोमा जो है खुद से ही माइस्थेनिया ग्रेविस से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोकल कंप्रेसिव सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है और साथ में आपके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। तो थाइमोमा के अंदर तो सबसे ज्यादा यूजफुल है आपका थायमेक्टोमी, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है। अब डाउटफुल मत किस इन पेशेंट्स के अंदर आपको नहीं करना होता थायमेक्टोमी, वो कौन से है, बिलो 15 ईयर्स वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर आप थायमेक्टोमी नहीं करोगे। रीजन बहुत सिंपल है, थाइमस ग्लैंड एक बेसिकली क्या है, एक आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का ग्लैंड है। तो बिलो 15 अगर आपको इसको रिमूव कर दोगे तो उन पेशेंट्स के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाएगी, बच्चे जो है 15 साल के नीचे वाले वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर आ जाएंगे। अबव 55 ईयर्स के अंदर जो है वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाता है आपका थाइमस ग्लैंड। अब चूंकि वेस्टिजियल ऑर्गन को रिमूव करने का कोई वैसे भी फायदा आपको होगा नहीं, तो इसलिए मोर देन 55 ईयर्स की एज के अंदर एंड बिलो 15 ईयर्स की एज में आपको जो है थायमेक्टोमी करने की कोई जरूरत होती नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ऑलरेडी जो आपके डिसीज के कारण रिस्क है वो बहुत कम है, तो आप उसमें सर्जरी क्यों करना चाहोगे, क्योंकि सर्जरी की तो रिस्क डिसीज से ज्यादा ना। देखो ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ना पेशेंट को उतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, बस आंखों के अंदर थोड़ी प्रोसेस वगैरह प्रेजेंट होता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो उसमें आप सर्जरी जो है थायमेक्टोमी जैसी वो नहीं करते हो। और अगर मस्क एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये देखा गया है कि थायमेक्टोमी से उल्टा कम बेनिफिट होता है अगर मस्क एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है तो। ठीक है, तो ये आपका थायमेक्टोमी के बारे में मैंने बता दिया। ये दो सवाल आप करेक्ट कर लिए। पहला है इन माइस्थेनिया ग्रेविस करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थायमेक्टोमी इज, देखो पहला इट शुड बी डन इन ऑल केसेस। देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ी जाएगी, लेकिन आपको चार ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, बेस्ट आंसर को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑल केसेस के अंदर तो आप जो है थायमेक्टोमी नहीं करते हो, कुछ कुछ केसेस के अंदर एक्सक्लूड भी करते हो। ठीक है। दूसरा शुड बी डन इन केसेस ओनली विद ऑक्यूलर इन्वॉल्व, तो इसके अंदर तो हम करते ही नहीं कभी भी थायमेक्टोमी। नॉट रिक्वायर्ड इफ मेडिकली कंट्रोल्ड, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल हो गया तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन स्पाइट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकली अगर इंप्रूव भी हो रहा है, कंट्रोल हो भी रहा है, तो भी आपको जो है थायमेक्टोमी करनी होती है। इट शुड बी डन इन पेशेंट्स एसोसिएटेड विद थाइमोमा, ये तो आपका 100% परफेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। थाइमोमा के केस में तो आपको थायमेक्टोमी करनी करनी है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर कंपेयर करो तो परफेक्ट आंसर आपका लास्ट रहेगा। अब इसकी बात करते हैं इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थायमेक्टोमी इज, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेम ही है, बस ऑप्शन के अंदर क्या चेंज किया है, डी के अंदर आपको ओनली लगा दिया। इट शुड बी डन इन पेशेंट्स ओनली एसोसिएटेड विद थाइमोमा, तो अब ये थोड़ा सा खराब आंसर हो जाता है, मतलब थाइमोमा में तो हमेशा करेंगे ही करेंगे, ओनली विथ थाइमोमा ये थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए इसमें आपका आंसर जो है पहला हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि थाइमेक्टोमी कर लिया आपने, फिर आपने मेडिकल मैनेजमेंट कर लिया, एक और जो ट्रीटमेंट का थेरेपी अवेलेबल है दैट इज बेसिकली इम्यूनो सप्रेशन। अब इम्यूनो सप्रेशन के अंदर आपके पास तीन ट्रीटमेंट टाइप है, एक है इमीडिएट रिस्पॉन्स, एक है शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, और एक है आपका डिलेड रिस्पॉन्स। अगर हम बात करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स के बारे में, तो इसका रिस्पॉन्स जो है इमीडिएटली आ जाएगा, इमीडिएटली आपको इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसमें इम्यूनोग्लोबिन आप कर सकते हो, आईवीआईजी, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हो। कब आपको यूज करना होता है ये इम्यूनोग्लोबिन और प्लाज्मा फेरेसिस, इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी माइस्थेनिया ग्रेविस। रिफ्रैक्टरी माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब बेसिकली पेशेंट को हमने
थेरेपी दी माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, लेकिन वो इंप्रूव नहीं कर रहा, तो ये रिफ्रैक्टरी माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपको जो है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ेगा। या फिर माइस्थेनिया क्राइसिस के अंदर, माइस्थेनिया क्राइसिस क्या होता है, ए पेशेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो वो प्रेसिपिटेट करता है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, और उस रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस जो कि प्रेसिपिटेट किया एक ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ था, उसको हम कहते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स वाले इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जो कि बेसिकली इनका जो रिस्पॉन्स है वो आता है 1 महीने के बाद। इसमें आते हैं आपके स्टेरॉइड्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। फिर हम बात करते हैं कि डिलेड रिस्पॉन्स वाले इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिनका रिस्पॉन्स आता है 3 महीने बाद। इसमें आता है माइकोफिनोलेट मोफिटिल एंड अज़ैथायोप्रिन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट, अगर आप पूरा समराइज करो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। अगर सिर्फ ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस है तो पहली बात तो इसमें थायमेक्टोमी कभी नहीं करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस पाइरिडोस्टिग्मिन देंगे। अगर अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो इम्यूनोसप्रेशन करेंगे, लेकिन थायमेक्टोमी कभी भी आप करोगे नहीं इन केस ऑफ ऑक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर हम बात करते हैं जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। इसमें भी हम पहले ड्रग ऑफ चॉइस आपका देंगे पाइरिडोस्टिग्मिन, और फिर हम देखेंगे कि अगर ये मेडिकली कंट्रोल हो भी रहा है फिर भी हम इवेल्युएट करेंगे कि इन केस में हम थायमेक्टोमी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर हमारा पेशेंट फिट है फॉर थायमेक्टोमी तो आप थायमेक्टोमी कर दोगे, अगर अनफिट है फॉर थायमेक्टोमी तो फिर हम इम्यूनोसप्रेशन करेंगे। ओके, और अगर थायमेक्टोमी के बाद भी आपको जो है इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्यों पड़ सकती है उसका रीजन अगर बताओ, तो थायमेक्टोमी के बाद जो है ना आपकी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई थी आईजीजी एंटीबॉडीज, वो काफी ज्यादा टाइम तक आपके ब्लड के अंदर रहती है, तो फिर भी आपको थायमेक्टोमी के बाद जो है इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। फिर हम बात करते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस के लिए, तो हमेशा आईवीआईजी और प्लाज्मा फेरेसिस ये दो ही आपको करना होता है। माइस्थेनिक क्राइसिस मतलब क्या, रेस्पिरेटरी मसल्स का वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि ये किसने प्रेसिपिटेट किया था, इन्फेक्शन ने प्रेसिपिटेट किया था इन पेशेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब इस सिंड्रोम को तो हम बाद में पढ़ते हैं,